नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 7 अगस्त और आज का डेली 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की डेली 30 के अंतर्गत जो टॉपिक है वो यूपी स्पेशल का टर्म जो होता है उसके अंतर्गत यूपी स्पेशल के इतिहास की बात जो हम कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। वही इतिहास नहीं रहेगा, अब आधुनिक भारत में हम बढ़ते बढ़ते आगे आ गए हैं। आधुनिक भारत के इतिहास को हम डिस्कस करेंगे और ये जो इतिहास होगा ये हिस्ट्री के प्रश्नों को जो आपसे पूछा जाता है उस तरीके के प्रश्नों के साथ यहाँ पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो कई बार आपको लगता नहीं है कि वो यूपी स्पेशल का प्रश्न है, लेकिन वो यूपी स्पेशल का प्रश्न होता है। 20 क्वेश्चन इसके और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर के, टोटल 30 क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं रोज की तरह। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। इसमें देखिए एक नया प्रकार का ये प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। इधर अधिवेशन में एक ही स्थान दिया हुआ है, इलाहाबाद 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 इलाहाबाद, और इधर अधिवेशन का वर्ष दिया हुआ है ना, कि किस सन में अधिवेशन हुआ। एक प्रश्न ऐसे और पूछा जाता है कि जिस सन में अधिवेशन हुआ उसको देख के आपसे पूछ लिया जाता है कि इस सन में अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। 1888 में इलाहाबाद में हुआ, 1892 में इलाहाबाद में हुआ, 1910 में इलाहाबाद में हुआ, लेकिन जो 1899 दिया हुआ है ये इलाहाबाद में नहीं, ये लखनऊ में हुआ था। हुआ तो यूपी में ही था लेकिन ये लखनऊ में हुआ था। इस तरीके से डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं जब 1888 में हुआ था जॉर्ज ह्यूल अध्यक्ष थे, 1892 में हुआ था डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे, 1910 में जब हुआ था तो विलियम वेडनबर्न अध्यक्ष थे, और जब 1899 में हुआ था लखनऊ में तो रोमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, कांग्रेस अधिवेशन स्थल और वर्ष। ये भी प्रश्न उसी से है, खूब पूछा जाता है ये प्रश्न। 1916 का दिया हुआ है कि अधिवेशन जो हुआ वो लखनऊ में हुआ। 1910 में लखनऊ में हुआ था, सॉरी 1899 में लखनऊ में हुआ था, 1899, और उसके बाद में 1916 में भी लखनऊ में हुआ था, ये भी सही है। 36 में भी लखनऊ में हुआ था और मेरठ में हुआ था 1946 में। ये सब प्रश्न क्यों, आपको ये सब याद करा देने के लिए। 1916 में जब ये अधिवेशन हुआ था तो इसमें अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। जब 36 में हुआ लखनऊ में तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, लेकिन जब 1946 में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था तो वो मेरठ में हुआ था। तब अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे और ये हुआ कहाँ था, 1946 में। तो ये सभी सही है, इसका डी ऑप्शन सही है कि उपरोक्त जितने भी दिए हुए हैं ये समस्त सही हैं। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वही चीज है कि आपको याद कितना रहता है, और इसको याद करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। बचपन से अभी तक ऐसे काम जो आप करना नहीं भूलते हैं या फिर आपको वो करना आ गया है, उसके पीछे प्रैक्टिस ही एक कारण रही है। आपको रोज खाने के लिए बताना नहीं पड़ता है कि रोटी ऐसे खाई जाएगी, चावल ऐसे खाया जाएगा, पिज्जा ऐसे खाया जाएगा और चाउमीन ऐसे खाई जाएगी, क्योंकि आप वो करते रहते हैं इसलिए आपको याद रहता है। बातें अटपटी हैं लेकिन ये सच है। अगला जो प्रश्न है, कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन कहां पर हुआ था। 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये हुआ जो लिखा है ये सब गलत लिखा हुआ है, ये हुआ ऐसे होना चाहिए, कई जगह आपको ऐसे भी मिलेगा, तो ये हुआ आप यही सही मानिएगा। वो गलत स्पेलिंग है, ये गलती से लिख गया है, हमारे टीम मेंबर हैं और उन्होंने ऐसा किया है, तो ये ऐसा गलत है। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न का जो विकल्प आप देखिए कि 1925 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1925 का जो अधिवेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था, और ये अधिवेशन इसलिए जाना जाता है कि इसकी अध्यक्ष जो थी, अध्यक्षा, वो सरोजनी नायडू थी, और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो अध्यक्षा बनी थी किसी भी अधिवेशन की कांग्रेस के। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम महिला कौन थी अध्यक्ष जो बनी थी, तो वो ये नहीं थी, वो थी एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष वो अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सरोजनी नायडू। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस का अधिवेशन 1905 का जो हुआ वो कहां पर हुआ था। 1905 का अधिवेशन उत्तर प्रदेश की सबसे पवित्र जो धरती है
वो जो स्थल है वो बनारस है, वहीं पर हुआ था। बनारस में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं जिन्होंने बनारस में जन्म लिया। और देखिए प्रधानमंत्री भी वहीं से हैं इस समय। तो बनारस में ये हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। और 9 मई 1866 को गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और 19 फरवरी 1915 तक ये रहे थे। भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सेवी थे, विचारक थे, समाज सुधारक थे। ये सब प्रश्न अगर इनके बारे में पूछे जाएं तो आप इसको सही कर देंगे। अगला जो प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1916 ईस्वी में कहां पर साथ साथ हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ये अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, ये कहां पर हुआ था? लखनऊ में। और लखनऊ में जो ये अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने इसको डिस्कस किया है, आपको बताना है इसकी अध्यक्षता किसने की थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये आज का प्रश्न है, कमेंट करके आप बताएंगे। गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ हुई जिसमें खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था? खिलाफत कमेटी की यह बैठक हुई थी इलाहाबाद में, और ये बैठक हुई थी 1920 में। 20 जून 1920 में ये बैठक हुई थी, खिलाफत कमेटी की बैठक, और खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को इसमें पास किया गया था। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन 1920 में हुआ था, वो मुरादाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? भगवान दास ने की थी, वो प्रांतीय सम्मेलन था। अगला जो प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय काशी विद्यापीठ की स्थापना बनारस में की गई थी। असहयोग आंदोलन कब चल रहा था, जरा ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना? इतनी हिस्ट्री तो आपने पढ़ी रखी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन फरवरी 1918 में किया गया। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो गठन किया गया था, ये मदन मोहन मालवीय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में से थे, और गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, महात्मा गांधी जी का इससे कोई संबंध नहीं था। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था। एका आंदोलन। दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, तब इसकी व्याख्या करते हैं। यह आंदोलन मदारी पासी, इसके जो नेता थे मदारी पासी थे, उनके नेतृत्व में चलाया गया था। दूसरा तो बिल्कुल सही है, और पहला भी सही है, हरदोई, बहराइच, सीतापुर क्षेत्रों में यह आंदोलन चला था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1921 की बात है, मदारी पासी के नेतृत्व में ये आंदोलन इन क्षेत्रों में चलाया गया था। लगान में जो बढ़ोतरी की गई थी, उपज के रूप में लगान वसूलने की जो प्रथा थी, उसके विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन में छोटे छोटे जमींदार भी शामिल थे। तो छोटे छोटे जमींदार भी इसमें शामिल हो गए थे, ये बात सही है। और अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन कानपुर में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का, एक जो उत्तर प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की कमेटी थी, उसका सम्मेलन कानपुर में नहीं हुआ था। इसका सम्मेलन कहां पर हुआ था? इनका सम्मेलन हुआ था आगरा में। ये वर्तनी अशुद्धि ये हो रही है, वर्तनी का दोष है, ये हुआ गलत लिखना, कानपुर गलत लिखना, ठीक है ना? आप बिल्कुल परेशान ना हो, इनको मैं अपनी हिंदी की क्लास में बैठा के सब सही करा लूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हिंदी आरओ यारो के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, उसका आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे से वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, और 60 में कम से कम 55 स्कोर करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक कार्यक्रम है हमारे पास, हिंदी क्रैश कोर्स का, आरओ की हिंदी क्रैश कोर्स। केवल 499 रुपए का ये कार्यक्रम है। 10 टेस्ट इसमें, टॉपिक वाइज टेस्ट, 4 फुल टेस्ट, टोटल मटेरियल, हर टॉपिक पे वीडियो, और ये लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, उसके 1 हफ्ते 10 दिन पहले तक, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी बहुत कम पैसे में। आपको इसके लिए 6307281212 6307281212 पे व्हाट्सएप करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मदारी पासी वाली तो बात सही है, एक आंदोलन में छोटे जमींदार थे, ये सही है। लेकिन ये जो 1921 का उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, वो आगरा में हुआ था, कानपुर में नहीं हुआ था। यूपी स्टेट पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है कि चौरा चौरी कांड में अभियुक्तों का जो मुकदमा चला था, उसको पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। यानी कि जो अभियुक्तों पर मुकदमा लड़ा था,
उसको लड़ा था इन्होंने। और दूसरा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कानपुर के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर सॉरी कानपुर के नागपुर अधिवेशन में कैसे हो जाएगा, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, एक्सट्रीमली सॉरी, कांग्रेस के कानपुर का नागपुर अधिवेशन कैसे होता है, मतलब कभी कभी ऐसी बेवकूफियां हो जाती हैं बोलने में। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में ये पारित हुआ था। तो ये एक इस क्वेश्चन अभी इसमें छूटा है, लेकिन मैं इसको डिस्कस ही कर देता हूं, फिर मैं 11 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूं। चौरा चौरी जो कांड है, इसमें अभियुक्तों का जो मुकदमा है वो किसने लड़ा था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था, ये बात बिल्कुल सही है। और 1920 में ये पारित हुआ था नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। मैं जो प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर मिल ही जाता है, मैं पूछ ही नहीं पाता हूँ प्रश्न, सब कुछ तो इसमें दिया ही होता है। आप लोगों की किस्मत, आप लोगों के हाथ दर्द नहीं करेंगे, आप लोगों को टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप लोग लाइक वाइक वैसे भी नहीं करते हैं, इसको भी नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, लाइक शेयर आप बिल्कुल मत करिएगा, आप बस पढ़ लीजिएगा और पास हो जाइएगा। दोबारा मुझसे कोई कांटेक्ट न रखिएगा, लेकिन पढ़ाई बहुत सही से कीजिएगा। इतनी ईमानदारी मेरे साथ कम से कम बरतिए। आप मुझे दुश्मन मानिए, बिल्कुल ऐसा मानिए कि इससे नालायक, इससे नकिस्ट इंसान कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता, उसकी इज्जत कीजिएगा, ठीक है ना। आप लाइक मत करिए, आप शेयर मत करिए, आप वीडियो भी कुछ ऐसा देखने की युक्ति बना लीजिए कि उसके व्यूज इसमें ना काउंट हो, सब मुझे मंजूर है, लेकिन आप पढ़ाई के साथ लापरवाही मत करना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न है जो छूट गया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट, ये कनेक्शन इस बार कर रहा है, ठीक है ना, ये लाइट का कनेक्शन है, थोड़ा सा रुकिए। अगर फ्रंट पे लाइट नहीं जलेगी तो ये उजाला नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है एक प्रश्न जो बचा है उसको डिस्कस कर लेते हैं, मतलब जो छूट गया है। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक कस्बा है, पहला स्टेटमेंट, ध्यान से इसको याद कर लीजिए। तो मेरठ के पास ये कस्बा नहीं है, ये गोरखपुर के पास एक कस्बा है, गोरखपुर में चौरा चौरी पड़ता है, पहला स्टेटमेंट गलत है। चौरा चौरी ही गांधी जी की जन्मस्थली है, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी यहाँ कब से आ गए, गांधी का जन्म यहाँ पर नहीं हुआ था, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये हो ही चुका है, अगला जो प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी, 1924 अक्टूबर 1924 की बात है। कानपुर में अखिल भारतीय स्वरूप था इसका, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, अखिल भारतीय स्तर का स्वरूप था। ऐसा मत सोचिएगा कि ये केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थी, और इसमें प्रमुख नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार सरदार बता रहा हूँ, भगत सिंह और योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल और चंद्रशेखर आजाद। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है, 9 अगस्त 1927 को काकोरी कांड की घटना घटी। 9 अगस्त 1927 काकोरी कांड की घटना घटी, ये बिल्कुल गलत है। 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटी थी। और दूसरा है कि काकोरी संयंत्र केस में जवाहरलाल नेहरू को कारावास की सजा हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ये सब काम नहीं करते थे, ऐसे रिस्क वो कुछ नहीं लेते थे। उन्होंने हमेशा इन चीजों पर ध्यान दिया जहां से पद प्रतिष्ठा मिले और अच्छे से बढ़िया जीवन गुजारा जा सके। ये डकैती, चोरी, ये सब नहीं, ठीक है ना। आगे आप समझदार हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। काकोरी केस के बारे में आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निकट जब हरदोई की तरफ आप बढ़ेंगे तो ये एक स्टेशन आपको मिलेगा, ये स्थान मिलेगा आपको। और 9 अगस्त 1925 को ट्रेन से सरकारी धन जा रहा था, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, इन लोगों, और साथ में राम प्रसाद खन्नी थे, मनमथ नाथ गुप्ता थे, तो इन सब लोगों ने मिलकर उसमें डाका डाल दिया। और जब डाका डाला तो उसको लूटा, बहुत ज्यादा धन नहीं था। इसमें 3 लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी की सजा दे दी गई थी, और बाकी राम प्रसाद खन्नी और मनमथ नाथ गुप्ता जो ये लोग थे उनको कारावास की सजा दी गई थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का, काकोरी संयंत्र केस में क्रांतिकारियों पर मुकदमा चंद्रभान गुप्ता ने लड़ा था। तो ये जो मुकदमा चला था उसको चंद्रभान गुप्ता ने लड़ा था, और उत्तर प्रदेश के बाद में ये मुख्यमंत्री बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा। साइमन आयोग का लखनऊ में विरोध भगत सिंह ने किया था। इसका जो विरोध था साइमन कमीशन का, इसका लखनऊ में विरोध जो हो रहा था वो भगत सिंह ने नहीं, 1928 की बात है, नवंबर 1928 में
तो विरोध विरोध में ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसकी इन्हीं के नेतृत्व में ये विरोध हुआ था। तो इसमें भगत सिंह नहीं थे, तो पहला इसमें सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके सहयोग से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था? तो शिव वर्मा और जयदेव कपूर, इन लोगों ने सहयोग किया था और 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में, केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकने में सफल रहे थे। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबंदी का आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो करबंदी का आंदोलन चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट है, चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में इलाहाबाद की खुसरो बाग में शहीद हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने खुद गोली मारी थी, और खुसरो बाग में नहीं, ये कंपनी गार्डन जो है, जिसको चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, तो वहां पे अल्फ्रेड पार्क जो हुआ करता था, वहां पर ये हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि केवल पहला सही है। खुसरो बाग तो स्टेशन के पास पड़ता है, उधर नहीं, इधर बस स्टॉप के पास वाले पे आ जाइए। अगला जो प्रश्न है, और उसका पहला स्टेटमेंट है, 1937 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मिली-जुली सरकार बनाई थी। क्या ये बात सही है? उत्तर प्रदेश में 1937 में कांग्रेस ने मिली-जुली सरकार क्यों बनाई? जरा सोचिए, उस समय केवल कांग्रेस थी, सब कांग्रेस में था, तो कांग्रेस ने अपनी फ्रेश गवर्नमेंट बनाई थी। पहला तो ये गलत हो जाएगा। और 1937 में मंत्रिमंडल में गोविंद बल्लभ पंत और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित शामिल थी, तो ये सही है, ये लोग शामिल थे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। क्या ये सही है? गोविंद बल्लभ पंत हमारे यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वैसे भी जीके में ये प्रश्न पूछा जाता है। और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कहीं गलती से बहन मायावती को मत टिक कर दीजिएगा, बहन मायावती नहीं थी, ये सुचेता कृपलानी थी, प्रथम मुख्यमंत्री महिला। 1963 अक्टूबर में ये बनी थी, और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये थी, केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं थी। ठीक है ना? और जब प्रथम बार गवर्नमेंट बनी थी, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन बना था? गोविंद बल्लभ पंत। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भारत के चौथे गृह मंत्री भी रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत, ये भी ध्यान रखिएगा। सही बात है ना, ये इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगला जो प्रश्न है, सुचेता कृपलानी भारत की किसी भी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो सुचेता कृपलानी जो थी, वो किसी भी राज्य की, किसी भी प्रदेश की अगर बात की जाए, तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये सही है, अभी हमने व्याख्या में बताया ही था। और सुचेता कृपलानी 1953 से 1959 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, तो गलत है। मैंने आपसे बताया था कि 1963 में ये बनी थी, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये वाला, ये गलत हो जाएगा। जो पहला स्टेटमेंट है ये तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने हाल ही में एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया। पाकिस्तान ने एक नए राजनीतिक मानचित्र का जो अनावरण किया है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, और इसमें पाकिस्तान के क्षेत्र में कुछ स्थल जो भारत के हैं उनको दिखाया गया है। तो कौन कौन से स्थलों को दिखाया गया है? पाकिस्तान बदतमीजी कर रहा है। अभी 5 अगस्त को 1 साल पूरे हुए हैं, धारा 370 को हटाए, अनुच्छेद 370 को हटाए, और उसके उपलक्ष्य में 4 अगस्त को बदला चुकाने के उद्देश्य से इसने क्या किया, एक मानचित्र जारी किया, जिसमें लद्दाख, जूनागढ़, सरक्रीक और जम्मू कश्मीर को अपने मानचित्र में इसने दिखा दिया है। तो ये सारे के सारे जो स्थान है, इसको अपने मानचित्र में दिखाया है। और एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि भारत ने कब मानचित्र जारी किया था, और वो आपसे पूछा जा सकता है, भारत ने कब मानचित्र जारी किया था। इसको कमेंट करके बताइएगा। जैसे जो अनुच्छेद 370 है वो तो अलग बात है, भारत ने एक मानचित्र भी जारी किया था, तो वो कब जारी किया था, इसको कमेंट करके बताना। पहले के करंट अफेयर में हमने इसको डिस्कस भी किया है। अगला जो प्रश्न है, सरक्रीक के संबंध में असत्य कथन की पहचान आपको करना है। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, लेकिन करंट अफेयर में चर्चा क्यों हो रही है? इसी कारण से, क्योंकि ये चर्चा में आया है। सरक्रीक कच्छ के रण की दलदली भूमि है, बिल्कुल सही है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, बिल्कुल सही है। और ये पानी की एक 196 किलोमीटर लंबी पट्टी है, ये गलत है, क्योंकि 196 नहीं, केवल 96 किलोमीटर लंबी है। और पहले इस जलधारा को मूल रूप से बाणगंगा के नाम से जाना जाता था, ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सरक्रीक के बारे में ये गलत है। अगला प्रश्न, आईपीसी की धारा 499 और 500 किससे संबंधित है? आईपीसी की जो धारा है 499 और 500, ये मानहानि से संबंधित है। इसमें मानहानि के बहुत सारे मुकदमे आ रहे हैं, बार बार चल रहे हैं। ठीक है ना?
आपराधिक मानहानि को विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता जो है, द इंडियन पिनल कोड जो आईपीसी है, उसकी धारा 499 के तहत अपराध घोषित किया गया है, अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। और मानहानि बोले गए अथवा पढ़े जाने योग्य शब्दों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या दृश्यमान अभिव्यक्ति के माध्यम से किया जा सकता है, ऐसा भी बताया गया। यानी कि कोई भी माध्यम हो सकता है मानहानि करने का। और ऐसे ही आईपीसी की धारा 500 है, उसके तहत किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की मानहानि करने पर 2 वर्षों तक का साधारण कारावास, जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। तो ये दोनों आईपीसी की धारा 499 और 500 मानहानि से संबंधित है, डिफेमेशन से संबंधित हैं। डिफेमेशन याद रखिएगा इसको। अगला जो प्रश्न है, रेयांग, जिनको ब्रू के नाम से भी जाना जाता है, ब्रू या रेयांग, ब्रू ब्रू ऐसे आपने सुना होगा। ये जो जनजातीय समुदाय है, इसके लोग कहाँ निवास नहीं करते हैं? ये नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला जनजातीय समुदाय है और ये पीबीडीजी के अंतर्गत आता है, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल जो ग्रुप है उसके अंतर्गत आता है। और मिजोरम में इसको मिजो समुदाय के रूप में जाना जाता है। और ये जो लोग हैं ये त्रिपुरा, मिजोरम और असम इन जगहों पर मुख्य रूप से फैले हुए हैं। केरल का इनसे कोई संबंध नहीं है, केरल में ये नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने पीने के पानी के किस आयन का पता लगाने का एक उपकरण मुक्त प्रौद्योगिकी का विकास किया है? यानी कि एक उपकरण मुक्त प्रौद्योगिकी डेवलप की है। ये वैज्ञानिक जो कर रहे हैं काम, किस आयन के लिए कर रहे हैं, ये प्रश्न है। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये फ्लोराइड के लिए हुआ है। किसके लिए? फ्लोराइड के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईएनएसटी के वैज्ञानिकों ने ये कर दिखाया है। और आपको पता होना चाहिए कि फ्लोराइड हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगला प्रश्न इसी पे है कि फ्लोरोसिस एक गंभीर किस्म की बीमारी है जो शरीर में फ्लोराइड की अधिक मात्रा पहुंचने के कारण होती है। तो फ्लोराइड अगर आपके शरीर में ज्यादा पहुंचेगा तो आपको फ्लोरोसिस हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 mg प्रति लीटर से अधिक होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि WHO ने जो अनुमन्य सीमा रखी है उसमें फ्लोराइड के 1 लीटर पानी में 1.5 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए फ्लोराइड की मात्रा, तब पानी पीने योग्य रहता है। यहाँ पर दिया है अधिक, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, ए ऑप्शन इसका केवल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेबनान के बेरूत बंदरगाह पर भयावह विस्फोट हुआ। मैंने आपसे कहा था कल, ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वहां पर विस्फोट हुआ। शायद मेरे मुंह से ये निकल गया था क्या कि आतंकवादी हमला हुआ, शायद नहीं निकला था, लेकिन निकल गया होगा तो उसको मैं सुधार कर रहा हूँ। मुझे टाइम नहीं था कि मैं उसको देख सकूं दोबारा, सॉरी इसके लिए। तो लेबनान के बेरूत में जो ये बंदरगाह पर भयावह हमला हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई आतंकवादी हमला वैसे नहीं था। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि यहाँ पर 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। तो ये जो विस्फोट हुआ है ये अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट उसके लिए जिम्मेदार है। और अमोनियम नाइट्रेट, इसके बारे में आप ये जान लीजिए, NH4NO3 ये अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला है। अमोनियम नाइट्रेट एक सफेद क्रिस्टलीय रसायन होता है और जल में घुलनशील होता है। वैसे देखा जाए तो बेसिक रूप में ये विस्फोटक नहीं होता है, लेकिन ये विस्फोटक बन सकता है या इसको विस्फोटक के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। बाकी TNT, नाइट्रोग्लिसरीन और जिलेटिन ये सब भी विस्फोटक ही हैं, लेकिन बेरूत बंदरगाह पर जो भयावह विस्फोट हुआ है वो अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बेरूत कहाँ की राजधानी है, मैंने आपको बताया था, आप उसको आज रिवाइज करने के क्रम में कमेंट करके बता दीजिएगा। MyGov.in को भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया था? MyGov.in के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें गोवा ने अभी इसको अपनाया है। और गोवा अपनाने के साथ में ये गोवा के अलावा 12 और है ना, तो 13 स्टेट ये लगभग हो गए हैं जिन्होंने इसको अपनाया है। और ये लॉन्च किया गया था 26 जुलाई 2014 को। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है ना। MyGov ने इंटरनेट, मोबाइल ऐप, SMS इन सब प्रणालियों का उपयोग करते हुए जो भी मतलब नवाचार, चुनौतियां हैं, जनमत संग्रह है, चर्चा है, कोई भी सर्वेक्षण है, इन सब कार्यों को करने का एक सुगम रास्ता निकाला है MyGov.in ने। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद आप रख सकते हैं कि जब मोदी की पहली गवर्नमेंट बनी थी उसी में जुलाई में ये हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 2014 में बनी थी ना गवर्नमेंट। चावल की पोकल्ली किस्म, पोकल्ली किस्म है चावल की, इसके संबंध में असत्य कथन बताना है। यह मृदु जल के प्रतिरोध के लिए बनाई जानी जाती है। अच्छा, मृदु जल से प्रतिरोध करने की क्या जरूरत है? अगर ध्यान से आप इसको पढ़ें तो उत्तर निकल आएगा, यही गलत है और यही सही उत्तर हो जाएगा। ये मृदु जल से प्रतिरोध करने के लिए नहीं बनाई जाती है,
ये खारे जल से प्रतिरोध, मृदु जल में तो सब लोग डुबकी लगा लेंगे। अगर आपका सरल स्वभाव है तो सबकी आपसे बनेगी, सब अपना दुखड़ा आपसे रो लेंगे। लेकिन आप जब कठोर स्वभाव के होंगे तो आपसे दोस्ती करने के लिए सारे लोग तैयार नहीं है, तो पकल्ली किस्म का चावल चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऐसा कुछ चाहिए व्यक्तित्व। तो पहला गलत हो गया, इसका उत्पादन केरल के तटीय क्षेत्रों में होता है, ये बिल्कुल सही है। और ये अपने विशिष्ट स्वाद और प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। और इसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक भी प्रदान किया गया है, ये भी सही है, इसीलिए चर्चा का विषय है। तो ए ऑप्शन गलत, मतलब जो स्टेटमेंट गलत है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, मुसीबत खत्म करने वाला प्रश्न है, वाटर एड द्वारा जारी जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। ये सूचकांक कोई नया नहीं है, ये सूचकांक जारी किया गया था 2019 में, लेकिन उसके बाद अभी तो आया नहीं है, सितंबर में ये 2019 में आया था, लेकिन यही सूचकांक अभी चल रहा है। और वाटर एड द्वारा जो ये जल गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है, इसमें कुल 122 देश थे, और भारत का इतना अच्छा स्कोर है कि मैं आपको क्या बताऊं, 122 में 120वां स्थान, मतलब बहुत घटिया किस्म का स्कोर है जल गुणवत्ता सूचकांक में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 6307281212, ये वही वाला नंबर है जो, कौन सा नंबर है जो आप घूमने कल जाने वाले थे, जिस पे फोन करने वाले थे। इसी पे आप कोर्स की जानकारी भी ले सकते हैं। और आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी फ्री चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी आप जानते ही हैं कि ये वीडियोस भी आप वहां पर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।